गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट करना, एक ग्रुप का किसी कंपाउंड के अंदर जुड़ना और दूसरे ग्रुप का उस कंपाउंड से बाहर जाना, ये क्या है कि सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेरा है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लवर्स होंगे निगेटिव। तो निगेटिव स्पीसीज या लोन पेयर स्पीसीज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल्स होती है। जैसे OH माइनस, NH2 माइनस और SH माइनस, H2O, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है CH3Br, और इसके साथ हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, सपोज हमारे पास कोई OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल CH3 से अटैच हो जाएगा और Br एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो OH CH3 से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3OH प्लस Br माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इनके टाइप की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन होती है SN1, सेकंड SN2 रिएक्शन, थर्ड होती है SNI और फोर्थ होती है SNAR। तो SN1 हुई यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है SNI। SNI क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट है SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन को। तो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया? यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, एक मोलिक्यूल। अब एक मोलिक्यूल से इस रिएक्शन का क्या लेना देना है? तो एक मोलिक्यूल से इसका लेना देना यह है कि SN1 जो रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन का रेट हमारा एक मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक मोलिक्यूल क्या है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड और उसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ NH2 माइनस। तो NH2 माइनस क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस C से जुड़ जाएगा, CH3 का होल थ्राइस NH2 और Br क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हमने इन रिएक्शन को बोला था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब बताया था एक मोलिक्यूल, एक मोलिकुलर। तो एक मोलिक्यूल क्या है कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमारे पास एक मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एक मोलिक्यूल के ऊपर। और वो एक मोलिक्यूल क्या है, सबस्ट्रेट। हमारे पास CH3 का होल थ्राइस Br। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो CH3 का होल थ्राइस C Br के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से इनको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो
इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हुए, क्योंकि रिएक्शन का रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो रिएक्शन का रेट अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब अगर इसका पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। फुल रिएक्शन क्या था, फुल रिएक्शन था हमारे पास CH3 का होल थ्राइस CBr, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है NH2 माइनस, CH3 का क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3 का होल थ्राइस CnH2, और बाहर क्या निकल जाएगा Br माइनस एज ए लिविंग ग्रुप। तो इसके स्टेप 1 में क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं 2 स्टेप में। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या, CH3 का होल थ्राइस CBr, और जो SN1 रिएक्शन के अंदर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं और ये क्या होता है, इनका क्या फंक्शन होता है SN1 रिएक्शन के अंदर, ये भी मैं इसके बाद बताऊंगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि इनके अंदर कोई वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो SN1 रिएक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस CBr H2O, तो यहाँ क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बोकैटायन CH3 का होल थ्राइस C प्लस फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में निकल जाता है Br माइनस। ये होता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसके दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2। अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो हमारे पास कार्बोकैटायन हुआ CH3 का होल थ्राइस C कार्बोकैटायन, और जो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज किया, NH2 माइनस। अब NH2 माइनस कार्बोकैटायन से जुड़ जाता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3 का होल थ्राइस CnH2। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म होती है हमारे पास SN1 रिएक्शन की। अब एक क्वेश्चन हमारे सबसे पहले जो माइंड में आया होगा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास Br माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकला था, और Br पे क्या निगेटिव चार्ज है, और मैं बोला था न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं। तो Br माइनस क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब हमारे पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था तो Br माइनस भी इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर सकता था, Br माइनस भी कर सकता था क्योंकि निगेटिव न्यूक्लियोफाइल से वो भी, लेकिन हमारे पास अटैक किया किसने, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल था NH2 माइनस ने। अब वो समझते हैं कि Br माइनस ने यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया, सिर्फ NH2 माइनस ने ही अटैक क्यों किया। तो उससे भी पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो सोलवेंट हम यूज करते हैं वो सोलवेंट कौन से यूज करते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन से यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो प्रोटॉन H प्लस जिनके अंदर H प्लस स्पीसीज होगी, और दूसरा पोलर। तो जैसे एग्जाम्पल कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, पोलर आप जानते हैं दो पोल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, H2O हुआ, CH3OH हुआ, C2H5OH हुआ। ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इनको हम SN1 रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो SN1 रिएक्शन के अंदर इनका क्या यूज है, किस तरह से फंक्शन करते हैं उसको समझते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास CH3 का होल थ्राइस CBr होता है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, ब्रेक होता है, Br माइनस एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो जो CH3 होल थ्राइस CBr हुआ, CH3 का होल थ्राइस CBr हुआ, ये सोलवेंट इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। वो हेल्प कैसे करता है? जो ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 80, CH3OH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा अराउंड 35 और C2H5 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा अराउंड 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं पहले। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर कोई दो पोल है और दो पोल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उनके बीच के बॉन्ड उसके बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा, वो उसकी पावर टेंडेंसी उतनी ज्यादा हाई होगी उनके बीच का अट्रैक्शन को ब्रेक करने की। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। वाटर का सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो वाटर क्या करता है? अब CH3 का थ्राइस CBr के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब बॉन्ड को ब्रेक करना हमें, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना। तो ये बॉन्ड वाटर की हेल्प से जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक कर देता है यहाँ पर। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी भी सॉल्वेंट का, उतना जल्दी हमारे पास फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो ये क्या काम करता है? हमारे पास बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। दूसरा यूज क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या निकला था बाहर? पूरी रिएक्शन थी CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस NH2 माइनस और CH3 का होल थ्राइस C NH2 जुड़ा था और एज ए लीविंग ग्रुप बाहर Br माइनस निकला था। तो दूसरे में क्या था कि हमारे पास पहला वर्क क्या हुआ? पहला फंक्शन हुआ बॉन्ड को ब्रेक करना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना। पहले स्टेप में क्या हुआ था कि वहां पर Br माइनस एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकला था। अब Br माइनस क्या करता है? सॉल्वेंट हमारे पास सपोज करो वाटर है, तो जब फर्स्ट स्टेप के अंदर Br माइनस निकला तो वाटर उसको एज ए केस उसको घेर लेता है चारों तरफ से। जैसे हमारे पास सपोज करो Br माइनस बाहर निकला, तो जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, सपोज वाटर इसके अंदर यूज करते हैं, तो वाटर इसको क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है, एज एक केस फॉर्म कर लेता है। इस तरह से इससे क्या होता है कि Br माइनस चारों तरफ से OH वाटर से घिर गया, तो अब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह फिर कौन वर्क करेगा? जो हम अदर न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं उसके अंदर NH2 माइनस। तो सेकेंड स्टेप में Br माइनस अटैक इसी वजह से नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो एज ए केस उसको चारों तरफ से घेर लेता है Br माइनस को और जो है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। इसमें से हम इनके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। वो कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बोकैटायंस रीअरेंजमेंट शो करते हैं, रीअरेंजमेंट शो करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट वाला ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 Br और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इसको स्टेप 1 बताते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा कि Br माइनस बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा CH3 CH2 CH3 CH2। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा दें, 1 हाइड्रोजन शिफ्ट करा देते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं और कार्बोकैटायन मिडिल वाले कार्बन पर आ जाएगा CH3 C H पॉजिटिव
CH3 और CH3। तो इन दोनों में अगर हमने 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिया, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, तो ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा मोर स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन अगर कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? बीच वाले कार्बन पर। सपोज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, तो OH माइनस अब कहाँ जुड़ जाएगा? बीच वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। CH3 CH3 और OH, ये बना हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। समझ में? OH यहाँ पर अटैक नहीं, यहाँ से अटैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब अगर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होगा। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले रीअरेंजमेंट हुआ, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बना। दूसरा आगे पढ़ते हैं। जो SN1 रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपने पढ़ा होगा। SN1 रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का रिलीज होना, Δx नेगेटिव। अभी SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होती है क्योंकि जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हुआ पहला, वो क्या हुआ? कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन हैलाइड का बॉन्ड फॉर्म ब्रेक हुआ, और जो फॉर्म हुआ था, आप सपोज करो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH है, तो CO बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो मोर स्टेबल बॉन्ड कौन सा है? CO बॉन्ड, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा तो ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे क्या मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा? तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और अगर हीट रिलीज होगी तो SN1 रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और आप एक चीज और आपने पढ़ा होगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होती है। इस पर फेवर्ड होती है लो टेम्परेचर पर। तो जो SN1 रिएक्शन होती है उनके लिए फेवर्ड कंडीशन क्या होगी? कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये था हमारे पास की SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर शो करती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन पर के लिए कौन कौन से रेट हमारे पास इफेक्ट करते हैं। कि SN1 रिएक्शन का रेट हाई होगा, लो होगा, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो पढ़ते हैं नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले एल्किल की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड का इस वजह से कि जैसे सपोज करो हमारे पास कोई 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, CH3CH3Br। दूसरा कोई 2 डिग्री है, CH3 CH2 CH3 और कार्बोकेटायन। एक हमारे पास सपोज कोई 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, या इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री ब्रोमाइड। अभी ब्रोमाइड की फॉर्म में लिख देते हैं ब्रोमाइड, और कोई मिथाइल ब्रोमाइड है। तो जब यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर ब्रेक करेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा? 3 डिग्री। यहाँ पे अगर ब्रोमीन ब्रेक होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर ब्रोमीन टूटेगा तो 1 डिग्री, और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव। तो कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हुआ? 3 डिग्री। तो जिनमें 3 डिग्री वाला हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा तो उन रिएक्शन का रेट हाई होगा। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद CH3+। तो इस तरह से हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्काइल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो रिएक्शन का रेट क्या है? फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा था जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा था। तो जितना ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उतना ज्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा।
दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लीविंग ग्रुप। टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। अब जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन का रेट हाई होगा। सपोज हमारे पास एक है CH3I, एक है CH3Br, एक है CH3Cl और लास्ट है CH3F। अब देखते हैं कि इनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, आई है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है। इनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो अच्छे लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो वीक बेस होता है। और जब हम अप टू डाउन जाते हैं, जब टेबल में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने पर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे बेसिसिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियो सबसे नीचे कौन है, आयोडीन, उसके ऊपर कौन है, ब्रोमीन, उसके ऊपर क्लोरीन, और फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी, सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी आयोडीन की। तो अगर आयोडीन के केस में क्या होगा कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन का रेट आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा हाई होगा। तो आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद CH3 और उसके बाद क्लोरीन। तो जो फाइनल ऑर्डर हुआ वो क्या होगा, CH3I, उसके बाद CH3Br, फिर CH3Cl और उसके बाद CH3F। तो जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा हमारे पास रिएक्शन का रेट होगा। अब एक और फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, वो हमारे पास सॉल्वेंट। हमने जो सॉल्वेंट पढ़ा था वो कौन सा यूज करते हैं एसिड रिएक्शन के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वो कैसे फंक्शन किया था, अभी देखा था हमने कि कैसे फंक्शन करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में निकलता है उसको एज ए केस बना लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। तो कौन कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, एक हम यूज करते हैं वाटर, एक होता है CH3OH, एक होता है C2H5OH। तो कौन सा अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो रिएक्शन के रेट को हाई करेगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, जो दोनों हमारे पास जो पोल हैं उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। तो वो वही करेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका हाई है, वाटर का, उसके बाद CH3OH का और उसके बाद C2H5OH का। तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा हुआ, H2O। तो वाटर के केस में सबसे ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा और उसके बाद CH3OH और उसके बाद C2H5OH। H2O, CH3OH और C2H5OH। तो रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा हाई होता है किसके केस में, वाटर के केस में, उसके बाद CH3OH के केस में और उसके बाद C2H5OH के केस में। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो SN1 रिएक्शन का, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज कवर की। पहले रिएक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म देखा, फिर उसके बाद देखा कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। फिर उसमें देखा हमने कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन के अंदर हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके बाद देखा अगर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो हमारे पास रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। तो SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट भी होता है। फिर उसके आगे देखा कि जो रिएक्शन का रेट है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कौन सा फैक्टर है, पहला हमारे पास है कि हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ या 2 डिग्री या 1 डिग्री। दूसरा कौन सा फैक्टर हुआ, दूसरा सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन से सॉल्वेंट का हाई है, वाटर का हाई है या CH3OH का हाई है या फिर C2H5OH का हाई है। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा उतना अच्छा सॉल्वेंट होगा। और तीसरा फैक्टर हम देखा लिविंग ग्रुप का, जो जितना ज्यादा अच्छा, जिसकी लिविंग पावर टेंडेंसी हाई होगी उसके अंदर रिएक्शन का रेट हाई होगा। ये था हमारे पास SN1 रिएक्शन। अब आगे हम SN2 रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।